सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद के तहत लगातार हरियाणा के चुनाव पर हम बातचीत कर रहे हैं उन शख्सियतों से जो इस चुनाव में बड़ी भूमिका में। बड़ी भूमिका दो ही होती है, या तो आप चुनाव लड़ रहे होते हैं या चुनाव लड़ा रहे होते हैं। तो आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो एक सीट पर नहीं लड़ रहा है बल्कि 90 सीटों पर अपनी पार्टी को चुनाव लड़ा रहा है। आप समझ गए, हम बात कर रहे हैं कोई ना कोई नेतृत्वकर्ता की। तो इस समय पर हम सोनीपत में, और सोनीपत में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी हैं। हरियाणा की राजनीति में अमूमन यहाँ के नेता अपनी तलखी, अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, पर मोहनलाल बड़ौली को एक सहज, सरल, मिलनसार, सज्जन व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। अपनी सहजता के चलते एक आम कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र उन्होंने बड़े कम समय में तय किया। 4 साल पहले जो व्यक्ति पार्टी का जिलाध्यक्ष हुआ करता था, बाद में प्रदेश महामंत्री के तौर पर देखा गया। पार्टी ने उसको ऐसे नाजुक समय पर पार्टी की संगठन की कमान सौंपी है जब पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है। तो मोहनलाल बड़ौली इस चुनाव को किस दृष्टि से देख रहे हैं, कैसा समझ पा रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो बड़ौली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी हिमांशु जी स्वागत, आपकी टीम का भी, और आपके दर्शकों को जय श्री राम। तो जय श्री राम के साथ में ये बताइए, इस चुनाव में होने क्या जा रहा है? इस विधानसभा चुनाव में बहुत सारे चुनाव हमने देखे हैं, आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे जी। और ये पत्रकार और छायाकार जितने भी एनालिसिस करने वाले, विश्लेषण करने वाले चुनाव का है, उन्होंने अब जो 2-3 दिन से मूवमेंट पूरे हरियाणा प्रदेश में चेंज हुई जी। जिस प्रकार से लोगों का रुझान बढ़ा है जी। जैसे हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमारा संकल्प पत्र जारी किया जी। और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जी। उसी से लोगों को विश्वास हो गया कि आगे भविष्य में आने वाली सरकार जो विजन को लेके चली है और भारतीय जनता पार्टी जिस विजन को लेके चली है उसका विश्वास, और जिस प्रकार से लगातार 10 वर्षों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिस प्रकार से जन कल्याण के काम किए हैं, जिस प्रकार से गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, और पारदर्शिता के साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ जो सरकार ने काम किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो हरियाणा जाना जाता था कि भ्रष्टाचार है, बगैर रिश्वत के नौकरी नहीं मिलती है, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है, और ऐसे एक सिस्टम को खड़ा किया, नई व्यवस्था को खड़ा किया, व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ तो हरियाणा प्रदेश में 2014 के बाद हरियाणा में हुआ है। और वो व्यवस्था परिवर्तन ऐसी हुई है कि गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचना शुरू हुआ और सबको न्याय मिलना शुरू हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो समान विकास किया 90 की 90 विधानसभाओं में, कहीं क्षेत्रवाद का, जातिवाद का, परिवारवाद का बिल्कुल भी नामो निशान हरियाणा में नहीं रहा। इस प्रकार की राजनीति और सरकार भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है। और थोड़े से समय में जो आपने चर्चा की कि जैसे ही मार्च के महीने में सत्ता का परिवर्तन हुआ और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, तुरंत मार्च में ही फिर आचार संहिता लग गई। जैसे ही आचार संहिता हटी और ये आचार संहिता लगी, कुल 56 दिन का काम, 56 दिन का वर्किंग समय नायब जी को मिला, और 126 ऐसी योजनाएं जो इस प्रदेश के लिए, गरीब आदमी के लिए, और सबसे बड़ा काम जो युवाओं को रोजगार का, कुल 56 दिन में ही रोजगार देने का काम किया। और अभी जो एक सूची 24,000 युवाओं की बिल्कुल तैयार, रिजल्ट सब कुछ था, आचार संहिता लग गई। अगर 2-4 दिन और भी होते तो 24,000 बच्चों को भी और रोजगार मिल गया होता। जैसे ही हमारी सरकार 8 अक्टूबर के बाद बनेगी, सबसे पहला काम भी उस 24,000 बच्चों को रोजगार देने का करेंगे। बहुत लंबी फहरिस्त गिना दी आपने, पर 2-3 बातें निकल कर आई आपकी बातचीत में। लोगों का बदलाव का मन था, बदलाव में फिर बदलाव पिछले 2-3 दिन में हो रहा है। जब बढ़िया काम हुआ था तो हरियाणा में बदलाव का मन क्यों दिख रहा था मोहनलाल जी को? ये जिस प्रकार से एकदम से एंटी इनकम्बेंसी, जब लगातार 10 वर्षों का समय था और जैसे ही लोकसभा के चुनाव आए, कांग्रेस ने जिस प्रकार से उसको बुनाने का काम किया, और हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी लोकसभा चुनाव में भी 44 सीटें हम जीत के आए, 42 कांग्रेस जीती, 3% वोट भी हमारा कांग्रेस से ज़्यादा रहा। लेकिन एक वातावरण ऐसा बनाया मीडिया के माध्यम से और जिस प्रकार से, लेकिन आज जो वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना है,
स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनने वाली। लोग तो कहते हैं मीडिया तो भाजपा और मोदी जी के अनुसार चलता है, वो गोदी मीडिया शब्द इतना प्रचलित होता है। आप बोल रहे हो मीडिया ने जो है कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना दिया, बड़े अजीब सी बात है। ये जिस प्रकार का जो मीडिया का जो काम है जी, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ वैसे ही नहीं कहते। आरोप लगाना वो कांग्रेस की फितरत है जी। कांग्रेस तो ये आरोप लगाती ही रहती है, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो आरोप लगाते रहते, लेकिन मीडिया निष्पक्ष काम करती है और हमने तो कभी मीडिया पर कोई आरोप नहीं लगाया। पर सवाल ये है, बड़ोली साहब हमको समझा रहे थे कि देखो 10 साल में भाजपा ने प्रदेश को बहुत कुछ बदल दिया, कार्य संस्कृति को बदल दिया, जात पात की राजनीति को ख़त्म कर दिया, पर्ची खर्ची के सिस्टम को ख़त्म कर दिया। इतना सब कुछ भाजपा ने कर दिया। किसके नेतृत्व में कर दिया? मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में कर दिया। और पार्टी ने क्या किया? मनोहर लाल खट्टर को ही बदल दिया। ऐसा क्यों किया आपने? मनोहर लाल खट्टर जी ने जो काम किए जी, मनोहर जी की जो लोकप्रियता बढ़ी जी, उसकी आवश्यकता पूरे देश को थी जी, और पूरे देश का चुनाव था। और आपने देखा होगा जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ तुरंत उनकी लोकसभा की टिकट की भी साथ साथ घोषणा भी हुई जी, उनको करनाल से लोकसभा का उम्मीदवार बना। तो ये पार्टी की एक ऐसी रणनीति थी कि मनोहर लाल जी को केंद्र में लेके जाना था पूरे देश के लिए। और बड़ी खुशी होती है कि हरियाणा के लाल मनोहर लाल और जो आज पूरे देश के लाल के रूप में काम करेंगे, पूरे देश के अंदर वो जिस प्रकार का मंत्रालय उनको दिया गया है, कितना बड़ा मंत्रालय उनको दिया है। बहुत कंफ्यूज हो गया मैं। वो नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री है, भाजपा के सर्वोच्च नेता हैं, वो लोकसभा में दहाड़ते हैं एक अकेला सब पर भारी। तो फिर मनोहर लाल जी को लाने की क्या लाचारी भाई? जब देश के स्तर पर क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ इतने मजबूत नहीं रहे जो मनोहर लाल खट्टर इतना बढ़िया काम हरियाणा में कर रहे थे, उस हरियाणा को दांव पे लगा दिया? अनेक ऐसे नेता जो प्रांतों में मुख्यमंत्री रहते हैं, ये हमारी पार्टी का सिस्टम है। जी। अनेक मुख्यमंत्रियों को चेंज कर दिल्ली में, और दिल्ली को भी जरूरत होती है, अनुभवी नेताओं की जरूरत होती है। माननीय मुख्यमंत्री जो भी प्रदेश का बनता है उसका अपना अनुभव होता है, वो पूरे देश के काम आए। और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री आए। बड़े साहब आप तो बड़े अनुभवी नेता हो, क्या अनुभव कर रहे हो आप ऐसे नाजुक समय पर? हरियाणा की सियासत में खट्टर जी का मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली चला जाना पार्टी को मजबूत कर गया या कहीं ना कहीं पार्टी को परेशानी में डाल गया? पार्टी को बहुत मजबूत किया है जी, और पार्टी को मजबूत अब भी कर रहे हैं जी। पार्टी को मजबूत करने का काम वो करते भी रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को दिया, एक ऐसे कार्यकर्ता को, जिस कार्यकर्ता ने थोड़े से 56 दिन के समय में भी हरियाणा प्रदेश की 3 करोड़ जनता का मन जीत लिया, दिल जीत लिया। आज 3 करोड़ जनता के मनों में बसने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी, और जिस प्रकार से एक गरीब परिवार से एक सैनिक के बेटे, ओबीसी समाज के, ये कितने वर्षों के बाद हरियाणा प्रदेश को ओबीसी समाज के एक साधारण परिवार के बेटे को नेतृत्व करने का जो मौका भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, ये हरियाणा की जनता ने स्वीकार किया है। आज हरियाणा की जनता जिस जोश के साथ, उत्साह के साथ और जिस मन के साथ, जिस भाव के साथ आप जितने भी प्रोग्राम देखेंगे, उन प्रोग्रामों में आज नायब सैनी जी को सब सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और उनकी कार्यशैली को पसंद किया है। उनकी कार्यशैली की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ एकदम बढ़ा है और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बनने वाली। अच्छा बड़ोली साहब, आप तो संगठन के व्यक्ति हो, जिलाध्यक्ष रहे, प्रदेश महामंत्री रहे, अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबकी खुशी आपसे देखी जा रही है नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने की, पर वो अनिल विज, वो इंद्रजीत सिंह, इनका दुख भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या अनदेखा कर देते हैं? वो जी हमारे इतने वरिष्ठ नेता हैं जी, उनका अपना अनुभव भी है और वो अपना दर्द भी, अपने नहीं, दर्द नहीं होता है। राजनीति में इच्छाएं होती हैं, लेकिन उनको खुशी होती है जब नायब सिंह सैनी है, उनके जो एक साथ में काम करते करते इस पद पर आए, उनको भी खुशी। अरे काहे की खुशी है? वो अनिल विज बोल रहे हैं परिणाम आने दो, मैं दावेदारी करूंगा सीएम पद की। वो राविंद्र जी कह रहे हैं अब की बार लगता है कि मैं मौका मार दूंगा, 10 साल तक तो मेरी पूछ रही नहीं, इस बार शायद हो जाए। ये कैसी खुशी है?
जिसमें नायब सैनी को खिसकाकर खुद के आने की उम्मीद देखी जा रही है। ये राजनीति के अंदर इस प्रकार की इच्छाएं रखना बहुत जरूरी है जी इस इच्छा के बगैर आदमी राजनीति नहीं कर सकता। जी, तो ये इच्छा सबने रखनी चाहिए। 90 आज विधायक हमारे चुनाव बड़े लड़ रहे हैं। ज्ञान की बात कही मोहनलाल जी ने। तो ये- मोहनलाल जी खुद अपने आप को सीएम के तौर पे कितनी इच्छा के साथ देख रहे हैं। ये जितने भी राजनीति करने वाले हर राजनीतिक कार्यकर्ता की ये इच्छा होती है मैं चुनाव लड़ूं। जब वो चुनाव लड़ता है तो फिर होता है इससे आगे बढ़ूं। ये इच्छा ही आदमी को आगे ले जाती है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करता है वो ठीक करता है और वो ठीक ही है। नहीं, वो तो ठीक है। मोहनलाल बड़ौली जी के मुख्यमंत्री बनने की कितनी इच्छा अभिलाषा है। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ जी हिमांशु जी कि हर कार्यकर्ता की इच्छाएं रहती है लेकिन इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती। पर बड़ौली साहब के साथ तो इच्छाएं पार्टी ने रखना बड़ा चाहिए। जुल्म कर दिया। मुख्यमंत्री बनाना तो दूर की बात है, प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ाने से भी इनकार कर दिया। ऐसा बड़ौली साहब के साथ क्यों किया? मेरे को तो लोकसभा का चुनाव लड़वाया और आज 90 की 90 विधानसभाओं के लड़वाने की मेरी को जिम्मेवारी है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दी है। इसी में बहुत कुछ है, इसी में बहुत कुछ है। और राय के लोगों के संदर्भ में क्या है, जिन्होंने इतनी उम्मीदें मोहनलाल जी से जोड़ रखी थी। मोहनलाल जी को 2019 में जिताया था, प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे मोहनलाल जी। राय के लोग तो बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे अब अपना नेता और ऊंचाई पे आज जाएगा। पूरी राय आपने तो विधानसभा चुनाव तक आज लड़ने से पूरी तौबा राय कर लिया। विधानसभा के कार्यकर्ता 90 की 90 विधानसभाओं में आपको देखने को मिलेंगे। पूरी टीम मेरी निकली हुई है। पूरी राय विधानसभा के कार्यकर्ता निकले हुए हैं। मैं खुद घूम रहा हूं और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। यही हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य का अब सरकार भी आप ही आशीर्वाद हरियाणा की बनाओगे, जनता से। नायब सैनी भी मुख्यमंत्री फिर बनेंगे, तो भूपिंदर सिंह हुड्डा क्या करेंगे इतनी उम्मीद के साथ मैदान में? उनकी उम्मीदों का कुछ ध्यान व्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं मोहनलाल जी? भूपेंद्र हुड्डा जिस प्रकार का 10 वर्षों का उनका शासन रहा, किस प्रकार से देश में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो राज, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो हुड्डा के समय में ज़मीनों के घोटाले, जिस प्रकार का काम, नौकरियों को बेचने का काम, यहाँ इस प्रकार के गैंग सक्रिय हुए हर काम के, वो हरियाणा की जनता भूली नहीं है। और जिस प्रकार से ऐसी समाज पर गोहाना जैसा कांड, मिर्चपुर जैसा कांड, लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा, वो कांग्रेस का, हुड्डा का वो शासन सबने देखा है। और अभी वर्तमान में आपने देखा होगा किस प्रकार से हुड्डा जी ने तो अपने सारे प्रतिद्वंदियों को खुले लाइन लगा दिया। उनको तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया, चाहे सुरजेवाला हो चाहे शैलजा हो। पर आप भी तो बहुत मदद किए। वो किरण चौधरी चुनौती देती थी, उन्हें आप अपने यहाँ ले आए। वो कुलदीप बिश्नोई भी बड़े गरजते थे, उन्हें भी आप ले आए। ये हुड्डा जी की मदद करने के लिए आप इतने तत्पर क्यों रहते हैं भाई भाजपा के लोग? हुड्डा जी ने जितने हुड्डा विरोधी कांग्रेस में दिखाई देते थे वो सबको भाजपा में लाने के लिए ला लाए। तो वो मनोहरलाल खट्टर जी ने अभी शैलजा जी को भी ऑफर किया है, आ जाओ बहन। हुड्डा जी ने जो पाप किया है, हुड्डा जी ने जिस प्रकार के कर्म किए, उनके आगे आने हैं। नहीं वो तो ठीक है, कांग्रेस को जिस पर प्रकार से- कांग्रेस में उनका मैदान इतना खाली करने के लिए आप लोग प्रयत्नशील क्यों रहते हो भाई? आज मोहनलाल जी समझाओ तो सही हमें। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार का काम, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति, जो नीयत जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया कि हर गृहिणी को 2100 रुपये प्रति महीना, हर गृहिणी को 500 रुपये का सिलेंडर, हर अव्वल बालिका को, कॉलेज में पढ़ने वाले को स्कूटर, हर किसान को किसान सम्मान निधि, जिस प्रकार से ओल्ड एज पेंशन मिलती है उसको पेंशन के साथ जोड़ के उसको भी आगे बढ़ाने का काम, युवाओं को रोजगार के ऐसे 10 औद्योगिक सेक्टर बसा के, जैसे IIMT खरखोदा बसाए, इस प्रकार के 10 सेक्टर हरियाणा में बसाएंगे। उनमें प्रत्येक सेक्टर में 50,000 हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे। 5 लाख युवाओं को रोजगार की योजना, 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देना। ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार की है। ये जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, और हरियाणा में टूरिज्म के लिए अरावली की पहाड़ियों में जंगल सफारी बनाना, ये बहुत सारी ऐसी उपलब्धि है। और जितनी भी हमारी 36 बिरादरियाँ, ऐसी छोटी छोटी बिरादरियाँ हैं, उनके कल्याण के लिए कल्याण बोर्ड बनाना, ये जो हमारी सरकार की उपलब्धियाँ हैं, ये इस विधानसभा चुनाव में
हरियाणा की जनता तो बड़ो साहब आपने जो मुझे मन इसका बना तो उत्तर दिया नहीं कि आप हुड्डा साहब की इतनी मदद क्यों कर रहे हो कि कांग्रेस में उनका मैदान बिल्कुल खाली हो जाए। हुड्डा साहब की मदद पर ही- चलिए, आपने जो विषय छेड़ा उस पर बात कर लेते हुड्डा साहब की मदद ही तो बताई है मैंने। हैं जी। ये काम हमने करने हैं, यही मदद है हुड्डा साहब। अब मदद जो आप कर रहे हो अपने संकल्प पत्र के संदर्भ में, ये कांग्रेस की गारंटी आई 7, अभी दूसरा चरण तो बाकी है। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी, महिलाओं को 2,000 रुपये देंगे। 24 घंटे बाद जेपी नड्डा जी ने बताया हमें सत्ता में बनाए रखो, हम 2100 दे देंगे। ये महिलाओं को 2100 देने के लिए तीसरी बार का इंतजार क्यों किए, पहले से क्यों नहीं किए? ये हमारी अभी मध्य प्रदेश में सरकार बनी, हमने वहाँ उसको लागू करके दिखा। जो सरकार, जहाँ हमारी सरकार ने जो संकल्प पत्र में बात की उसको लागू किया। अभी कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ आपकी हिमाचल- जानकारी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकार थी ना, उसने चुनाव से पहले ही लाडली बहना योजना शुरू कर दी थी। जानना यह है कि क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के संदर्भ में ये दावा किया है कि उसने हरियाणा की तरक्की की दिशा बदल दी, जिसने हरियाणा से भ्रष्टाचार, अनाचार, कदाचार को खत्म कर दिया, उस भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सत्ता में आने के लिए उन रास्तों पर चलने की मजबूरी आन पड़ी है जिससे भाजपा परहेज कर रही थी। फ्री बिल के संदर्भ में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपत्ति जता रहे थे कि ये देश के लिए ठीक नहीं है, आप उसी रास्ते पे जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या मजबूरी आन पड़ी? ऐसी कोई मजबूरी नहीं, ये सरकार की जिम्मेवारी है गरीब की, कमज़ोर की मदद करना, ऐसी योजनाएं लेके आना जो गरीब के और कमज़ोर के भलाई के लिए, उनका उत्थान करने के लिए सरकार की जिम्मेवारी है। और उसी प्रकार की योजना हम लेके आए हैं। और महिलाओं के सम्मान के लिए हमने पढ़ी लिखी पंचायतें बनाना, महिलाओं को 50% का आरक्षण देना, महिलाओं को उसमें भागीदारी देना, ये महिलाओं के सम्मान के लिए आज देश की आधी आबादी महिलाओं में समाहित है, तो उनको बराबर का हक मिले। कुल मिलाकर अंतर तो 100 रुपए का है। कांग्रेस आई तो 2,000 दे देगी, भाजपा रही तो 2100 दे देगी। क्या बदलने वाला है इससे? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने जो काम किया है, पहले से किया है, दूसरे प्रांत में किया है, उससे अगले प्रांत में भी लागू हो, ये पूरे देश में लागू हो और पूरे देश की महिलाओं का सम्मान हो, इस प्रकार की सोच हमारी है। और अग्निवीर कितनी भारी पड़ रही है आपको? अग्नि कांग्रेस ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। हमने तो ये बात पहले से ही की है। मैं विधानसभा का सदस्य था, हमने विधानसभा में पास किया, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक अग्निवीर को सरकारी पक्की नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है और संकल्प जो है हम पूरा करते हैं, ये हमारा लक्ष्य है, इसको हम पूरा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो घोषणाएं करती है, हिमाचल में घोषणाएं की उन्होंने, कर्नाटक में घोषणाएं की, 8500 रुपये हर महिला के खाते में खटाखट आएंगे। अभी कह रहे हैं फटाफट आएंगे। ये खटाखट फटाफट की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, ये जनता जान चुकी है। वो झूठ का पिटारा लेके जो कांग्रेस घूम रही है, आज झूठ बोलने का जो कांग्रेस ने काम किया है, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी झूठ बोलने का काम किया, इन्होंने संविधान को हाथ में लेके कितनी बड़ी बड़ी झूठे बोली कि 400 पार का नारा इसलिए लगा संविधान को ख़त्म करेंगे। किस प्रकार से एससी और ओबीसी समाज के लिए अमेरिका में जाके उनको बोलना पड़ा। राहुल गांधी की एक आदत बन गई, जब वो हरियाणा में आएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे, जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे राजस्थान की बुराई करेंगे, जब राजस्थान में जाएंगे केरला की बुराई करेंगे, जब देश के किसी प्रांत में घूमते हैं तो दूसरे प्रांत की बुराई करने का काम करते हैं, जब देश से बाहर जाते हैं तो वो देश की बुराई करने का काम करते हैं। और इसलिए जो विपक्ष के नेता की जो भूमिका होनी चाहिए वो उस प्रकार की नहीं रही। और अमेरिका में जाके जिस प्रकार से उन्होंने ओबीसी समाज के लिए, एससी समाज के लिए बोला कि हमारी सत्ता आएगी, वो आरक्षण को खत्म। और इस देश में जब तक बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचा हुआ संविधान से जो सरकार चलेगी, कभी भी आरक्षण खत्म नहीं होगा। इस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ मजबूत करने का काम करेगी। और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है कि आज आप के चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, देश के अंदर सिख समाज के बारे में जो उन्होंने बात कही है कि पगड़ी के लिए, कड़े के लिए, गुरुद्वारों में जाने के लिए कहाँ रोक है, किस प्रकार से देश को बदनाम करना चाहते हैं, किस प्रकार से वहाँ जाके जो भाषा बोलते हैं, कितनी गलत भाषा बोलते हैं और चुनाव के समय में बोलते हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, ये इस सोच से जनता जागरूक हो चुकी है।
और हरियाणा प्रदेश की जनता तो बिल्कुल देशभक्त जनता है। हरियाणा प्रदेश के 10% भागीदारी फौज में है, और 370 की बात जो कांग्रेस करती है कि कांग्रेस आएगी 370 को। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प हमारी सरकार का था, जिस बात को लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ के जब बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बलिदान दिया जिस बात के लिए, वो इतने वर्षों के बाद लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, उनकी सरकार ने पूरा किया। और आज वही कांग्रेस बोलते थे 370 को हम वापस लाने का काम करेंगे। इस देश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, और हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात का जवाब देगी। जो हरियाणा का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनेलो बसपा का गठबंधन है, जजपा और आज़ाद पार्टी का गठबंधन है, और मोहनलाल बड़ौली जी से जितनी भी बातचीत कर रहे हैं उसमें निशाने पर कांग्रेस ही है। क्या वाकई ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है? क्षेत्रीय दल की कोई भूमिका नहीं रह गई है? क्षेत्रीय दलों को भूमिका है, हर क्षेत्रीय दल की अपनी भूमिका होती है, लेकिन आज राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है और क्षेत्रीय दलों का अपना गठबंधन है। आज इनेलो का बसपा का है, उनका भी कहीं कहीं मुकाबला है, कहीं जेजेपी का भी मुकाबला है, सबका अपना तो मुकाबला ये है। आम आदमी पार्टी का भी मुकाबला है। इनेलो जेजेपी भाजपा की कितनी मदद कर पा रहे हैं? कुछ मदद कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? सब अपना चुनाव लड़ेंगे, मदद कौन करेगा? मदद तो हरियाणा प्रदेश की वोटर लोग करेगा। बोलते हैं हरियाणा प्रदेश आपके की जनता समीकरण के अनुसार ये मदद पार्टियां तो- व्यवहार कर लेती हैं। मदद तो वोटर ने करनी है, और हरियाणा प्रदेश का वोटर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मदद भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। पर एक बात बताओ बड़ौली साहब, ये 4.5 साल तो जेजेपी के साथ में आपने सरकार चलाई, बता आप ये रहे हो कि काम बहुत बढ़िया हुआ, तो जेजेपी को कितना फायदा होने जा रहा है आपके साथ बढ़िया सरकार चलाने का? 10 सीटें आई थी पिछली बार जेजेपी की। बढ़िया सरकार चलाने का लाभ उनको भी मिलेगा। वो वोट मांग रहे हैं, जिस प्रकार के उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए हैं, जिस प्रकार की वो बातें रखेंगे, जनता उसका जवाब देगी। ये लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र में सबका अपना अधिकार है। पर आपकी पार्टी के नेता तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये जेजेपी के कारण बड़ा नुकसान हुआ हमें, बहुत ही भ्रष्टाचारी लोग थे, बहुत वसूली किए, अच्छा हुआ पिंड छूटा। और आप बता रहे हो कि नहीं जेजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है। ये अध्यक्ष जी की बात में और बाकी नेताओं की बात में अंतर क्यों है? अंतर कुछ भी नहीं है, मैंने वही बात कही है। हरियाणा का वोटर जो उनको पसंद करता है उनको वोट करेगा, जो हमें पसंद करता है हमें वोट करेगा। अरे आपको जेजेपी का साथ कितना भाया, दोबारा आना चाहोगे साथ में कि नहीं? स्पष्ट बहुमत की सरकार जब हमारी बन जाए, जनता ने मैंडेट दिया, हमारे विधायक कम थे, 40 थे, तो सरकार चलाने के विधायक चाहिए। विधायक चाहिए तो किसी न किसी पार्टी के होंगे। नहीं, दुष्यंत जी ये बताते हैं बहुत बड़ी गलती की, भाजपा के साथ गया, बहुत बड़ी गलती की। क्या भाजपा को भी लगता है बड़ी गलती हुई जो जेजेपी का साथ लिया? ऐसे लोगों का साथ नहीं लेना चाहिए। जो उसने गलती मानी है, जनता के अंदर मानी है, जनता उसका जवाब देगी, जनता उसकी गलती को सुधारने का काम करेगी जी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विश्वास जनता का है, हरियाणा प्रदेश की जनता का जो प्यार और समर्थन मिल रहा है, उसे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में तो बड़ौली साहब बताएं तो सही कि जेजेपी जेजेपी का साथ भाजपा को कितना भाया? क्या मोहनलाल जी को लगता है कि जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बेहतर चलाई, या बड़ौली साहब इस नतीजे पर हैं कि इन लोगों का तरीका, इन लोगों की सोच, इन लोगों की दृष्टि बेहतर नहीं है? जेजेपी का साथ हमारा रहा, हमने उनके सहयोग से सरकार चलाई और बढ़िया सरकार चलाई, अच्छी सरकार चलाई, अच्छे से लोगों की भलाई के काम किए, सबको न्याय देने का काम किया। और राजनीति में बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार यहाँ हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकारें रही हैं, हम भी गठबंधन में रहे हैं, हमने भी अपने तरीके से काम किया है, उन्होंने भी अपने तरीके से। दुष्यंत बोलते हैं कि वो 5100 रुपये में बुढ़ापा पेंशन कराना चाहता था, भाजपा तैयार नहीं हुई, इसलिए मैंने गठबंधन छोड़ दिया। और कांग्रेस अपनी गारंटी में कह रहे हैं क्या 5100 की बात, हमारी सरकार बनी 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन होगी। इसके बीच में मोहनलाल बड़ौली और भाजपा कहाँ खड़ी है? हमारा जो संकल्प पत्र है, जिस प्रकार से जब हमारी 2014 में सरकार आई, यही पेंशन 1000 रुपये थी। 1000 रुपये देने का भी काम हमने किया और 2000 देने का भी हमने किया और 3000 भी देने का काम हमने किया है, और इसको 6000 से ऊपर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम एक सिस्टम के साथ चलेंगे, बजट के अनुसार चलेंगे, जिस प्रकार से एक पेंशन की स्कीम होती है उस स्कीम के माध्यम से चलेंगे और इसको कैसे चलेंगे? अपने बजट के साथ
समन्वय करते आपकी हुए। पार्टी का घोषित प्रत्याशी अपनी मर्जी से फॉर्म वापस ले रहा है सिरसा में। आपकी पार्टी का एक अधिकृत प्रत्याशी दूसरा निर्दलीय प्रत्याशी को खुलेआम समर्थन दे रहा है। ये भाजपा में पहले तो कभी देखने को नहीं आया मोहनलाल जी, ऐसा क्यों हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी ने, कोई हमारे प्रत्याशी ने कुछ नहीं ऐसा काम किया कि जिससे पार्टी, जो बात आपने कही है, ये पार्टी की तरफ से आदेश था और पार्टी की तरफ का ही फैसला था। और गोपाल कांडा जो है हमारे एनडीए का घटक दल रहा है, पहले से ही रहा है, सूची में है। ऐसा कैसा निर्देश था जो प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी में नहीं था और सीधे प्रत्याशी तक पहुंच गया? बड़ौली साहब का ही बयान था, पता नहीं कैसे वापस ले लिया। वो बयान और वो जो घटनाक्रम है उसका समय का डिफरेंस था। अरे पर बड़ौली साहब के जानकारी के बगैर कौन फार्म वापस करा दिया? नहीं, वो सब पार्टी का आदेश था, पार्टी के जानकारी में था सब। अच्छा एक बात बताओ, अमूमन जहाँ पर बड़ौली साहब आखिरी दौर की बातचीत में है, जहाँ पार्टी सत्ता में होती है बात संगठन की ज़्यादा चलती वलती नहीं है, ऐसा अनुभव रहता है। पर हरियाणा में उल्टा अनुभव हमें देखने को मिला। मुख्यमंत्री थे नायब सैनी, उन्होंने कहा मैं तो करनाल से लड़ूंगा, और प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उनका नाम है मोहनलाल बड़ौली, उन्होंने कहा कि लाडवा से लड़ेंगे नायब सैनी। जब टिकट घोषित हुई तो नायब सैनी का नाम लाडवा से था। ये संगठन की इतनी धमक और इतनी हनक कैसे बना लिया आपने कि मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से सीट ना चुन पाया? ये जो है, मुख्यमंत्री जी जब तक टिकट डिक्लेयर ना हो, वो जिस सीट पर जाएंगे वहीं कहना पड़ेगा, सब कार्यकर्ताओं को कहना। वो करनाल में गए, करनाल के कार्यकर्ताओं ने कहा, उन्होंने कहा हम यहाँ से लड़ेंगे। ये 90 की 90 सीटों पर मुख्यमंत्री जी कहीं से भी लड़ते, सारी सीटें उनकी थी। जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला कर दिया वो लाडवा से लड़ेंगे तो लाडवा से लड़ रहे। नहीं, लेकिन आप इस बात पर मुग्ध नहीं है कि भाजपा में सत्ता के मुकाबले संगठन की अहमियत है, और इसका एक उदाहरण है। नहीं, ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करता है, अंतिम फैसला वही करता है जी। तो आप लोग क्या करते हो भाई? वो सारी चीज़ें सामूहिक निर्णय करने की जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में है जी, ये आपने भी देखी है, सबने देखी है, और यही हमारी पार्टी का नियम है कि हम सामूहिक रूप से बैठ के सारी बातें करते हैं, उसके बाद निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व। 2019 में भाजपा का नारा था अब की बार 75 पारी, अलग बात है 40 पे रुक गई थी। इस बार का नारा क्या है बड़ौली साहब? अभी तक आवाज नहीं आ रही कितनी सीटें? अब की बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार, और कम से कम 62 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी, 62 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आने। तो अब की बार 62 पार, लक्ष्य थोड़ा सा घटा लिया। बिल्कुल। क्या ऐसी नौबत आ गई कि लक्ष्य घटाना पड़ गया? ये जिस प्रकार का आज हमारी सोच है, लक्ष्य नहीं है जी कि हो सकता है 75 पार हो जाए, जी, हो सकता है 70 पार हो जाए, ये तो जनता का आशीर्वाद है। लेकिन हमें जो आकलन आया है, कम से कम 62 विधायक हमारे जीत कर आने वाले। चलिए आखिरी बातचीत पर आते हैं। भाजपा पर आरोप है जब आपसे सीधे तरीके से नहीं जीता जाता ना तो दाएं बाएं के रास्ते से जीतते हैं। वो सुरेंद्र पवार सोनीपत से कांग्रेस के प्रत्याशी कल ही छूटे। आरोप है भाजपा अपने प्रतिनिधियों को ऐसे ही फंसाती है। बड़ौली साहब क्या सोचते हैं इस विषय पे? ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उनके सूची से, उनके उम्मीदवारों से ही सब जनता के ध्यान में है। उन्होंने ऐसे ऐसे दागी उम्मीदवार दिए हैं, कुछ जेल में जाने की तैयारी में। अब उन्होंने उन चीज़ों से बचना चाहिए। क्या कांग्रेस के पास इतना अकाल पड़ गया है कि उनके पास उम्मीदवार नहीं है साफ सभी के? क्या ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए? जो जेल में हो उनको टिकट दे देना चाहिए? ये जो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का देश के अंदर राजनीति में जो कल्चर अपनाया है, ये देश हित में नहीं है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी साफ छवि के उम्मीदवारों को जनता के बीच में भेजना चाहिए, जिन पर कोई आरोप ना हो, देश की जनता की भलाई के काम करते हों। ऐसे लोगों को क्यों करें जो अनाप शनाप काम में शामिल रहते हों, ईडी जिनके पीछे लगी है, कोई गैर कानूनी काम करते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार ही नहीं बनाना चाहिए था। और उन्होंने उम्मीदवार बनाया है तो इस चुनाव में उसका रिजल्ट भी जनता देगी। तो इस चुनाव में भी रिजल्ट देगी। तो हमने सारे मुद्दों पर खुलकर बातचीत की बड़ौली साहब। अब हम आखिरी बिंदु पर ये हैं कि आप हैं और जनता टीवी के माध्यम से हरियाणा की जनता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मोहनलाल बड़ौली जी मैं हरियाणा की जनता से? मैं हरियाणा की जनता से नम्र निवेदन भी करना चाहूँगा कि आने वाली 5 अक्टूबर को प्रत्येक मतदाता वोट जरूर डालने जाएं, 100% मतदान करें। इस लोकतंत्र के पर्व में कोई भी छूटे ना, सभी मतदान करने के लिए जाएं।
और इस लोकतंत्र के पर्व में 5 अक्टूबर को कमल के फूल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनाने का आशीर्वाद हमें दें, यही मैं जनता से निवेदन करूँ। तो हमने मोहनलाल बड़ौली जी से सारे मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। मोहनलाल बड़ौली जी को इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि वो राई से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हो। उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि पार्टी ने उन पर भरोसा करके सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ाने का दायित्व सौंपा है। उनकी इच्छा भी है और उनका भरोसा भी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। सीटों की दृष्टि से अगर बात करें तो मोहनलाल बड़ौली जी का आकलन है कि हम लोग कम से कम 62 सीटें जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस के संदर्भ में उन्हें इस बात का दुख है कि कांग्रेस साफ छवि के लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाती है और कांग्रेस की नीतियां कतई देश और राज्य के हित में नहीं रहती हैं। अन्य दलों के संदर्भ में उन्हें लगता है कि वो अपना अपना काम कर रहे हैं, पर मुकाबले के संदर्भ में वह स्पष्ट तौर पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला देखते हैं, जिसमें भाजपा की जीत को लेकर वह काफ़ी आश्वस्त है। तो बड़ौली साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए, और आपके आकलन जनता के स्तर पर कितना खरे उतरे इसे हम 8 अक्टूबर को देखेंगे, तब आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दी इजाज़त। सदा प्रणाम।